यूपी टीजीटी 2022 की तैयारी में लगे हुए सभी प्रतियोगी साथियों का इस प्रैक्टिस सेशन में जी एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आप लोगों को एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी टर्म्स का जी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 आपको पढ़ाए जा चुके हैं और ये आपको पार्ट 8 जी शुरू होने जा रहा है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो, मैं उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए एक हम्बल सजेशन देता हूं कि आप लोगों को एक बार इन एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, तो आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगी कि यूपी टीजीटी 2016 और यूपी टीजीटी 2021 में जिस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न और उनके स्टैंडर्ड और उनके लेवल जी चेंज हो रहे हैं, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों का प्रारूप और उनका पैटर्न, उनका स्टैंडर्ड, उनका लेवल क्या हो सकता है। ठीक है, ओके। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, लिटरेरी टर्म्स पे जो पढ़ाया जा रहा है वो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो अपकमिंग जो सेशन आपका अपकमिंग क्लासेस है जी, वो एमसीक्यूज ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर की बायोग्राफी, शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क, उनके जो ड्रामाज हैं और उनके पे लिटरेरी कमेंट, इन सब पे जी एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाई जाएगी। एमसीक्यूज ऑन मिल्टन, एमसीक्यूज ऑन जॉन गाल्सवर्दी और ग्रामर के लिए भी आप लोगों के लिए जी एमसीक्यूज लाए जाएंगे। इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों से एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग इस छोटे से चैनल को जी सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2016 और 2021 की परीक्षाओं में कई विद्यार्थियों का सफल मार्गदर्शन जी यहाँ किया गया है, और तब ये कोचिंग जी, ये क्लास जी ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन मोड में चल रही थी और अभी भी ये ऑफलाइन मोड में ही चलती है, लेकिन ऑनलाइन एक इसका नया प्रयोग है जी। ठीक है ना, ओके। देखिएगा बिना देरदार किए हुए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। बताइए, देखिए इन प्रश्नों को अच्छे से आप लोग एनालाइज करिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर यूजिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी। ठीक है ना, क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, क्वेश्चन सतह के हैं, सरफेस के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इन तरह के प्रश्न जी बनते हैं और दिखाई देते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या है ये। तो डेफिनेटली ये प्लियोनेज्म है। ठीक है ना, जिसको आप कहते हो अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? ओके, अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। ओके, टैटोलॉजी आप जानते होंगे, एपीग्राम, ये सब जी आप लोगों को पहले भी कराए जा चुके हैं, इसलिए इस पे समय मैं जाया नहीं करूंगा, इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। जहां जरूरी होंगे उनके चारों ऑप्शन जी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि इससे वीडियो लॉन्ग हो जाती है। आप अपना प्रैक्टिस करिए और आप समझिए, आपको अगर नहीं आता तो आप इस पे रिसर्च करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बताइए, जहां जरूरी होगा वहां जी डिस्कस भी किया जाएगा। चलिए, emphatic repetition of a word with particular reference to its special significance। ओके, कहते हैं emphatic repetition। अब emphatic repetition क्या है बताइए आप लोग, emphatic repetition क्या है? आप लोगों को पढ़ाया गया है जी ये डेफिनेटली क्या है? पॉलेस। ओके, जब किसी चीज को रिपीट किया जाता है, emphatic, उस पे एम्फेसाइज किया जाता है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए, उस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया वाइफ, दैट वाज रियली अ वाइफ। ओके, मैंने कहा पत्नी, वो वास्तव में पत्नी थी, है ना। तो ये जो एम्फेटिक, उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है जोर देने के लिए, यही जी पॉलेस है। प्रोलेप्सिस आप जानते ही होंगे। ठीक है, प्रोलेप्सिस जिसमें प्रिडिक्ट किया जाता है फ्यूचर इवेंट को। ओके, युग्मा जिसको आप जानते हो। ठीक है ना, ओके, दो लाइनों को आपस में हम जी जोड़ देते हैं, बताया गया है यह सब आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन आप जानते होंगे जी, छंद रचना। छंद जानते हो कि वही हो गई जी कविता की रचना। ये सब थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखिए। देखिए, आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हल करने की कोशिश करिए, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिए।
यदि आप अपनी सफलता को लेके जी गंभीर हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और आपको एमसीक्यूज भी करते रहना है। अब वर्सिफिकेशन क्या है? छंद रचना इन पोएट्री इज नोन एज, क्या कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है बताइए वर्सिफिकेशन को? क्या पोइटिक्स कहते हैं? नहीं जी। लिंग्विस्टिक्स ये भाषा विज्ञान है। ओके ओके। और प्राग्रामेटिक्स आप जानते ही होंगे प्रयोगात्मक होती है। और प्रोसोडी यही है जी छंद शास्त्र कहा जाता है इसको, कि कविता कैसे लिखी जाती है, उनकी राइम स्कीम कैसे, मेटर कैसे, लय कैसे, रिदम कैसे होनी चाहिए, ये सब जिसमें जी हम अध्ययन करते हैं उस शास्त्र को, उस विज्ञान को, उस तकनीक को जी प्रोसोडी कहा जाता है। ठीक है ना। ओके, याद रखिए बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए जी ये आप लोगों के लिए 2 सेशन इसके और लाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर शेक्सपियर, मिल्टन, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। देखिए हु क्वाइंड द टर्म रेनशा, रेनशा टर्म को किसने क्वाइन किया? इन 1855। देखिए एक तो रेनशा आप जानते होंगे, ठीक है ना। ओके, कि रेनशा इज अ फ्रेंच ऑरिजिन वर्ड विच मीन्स रिवाइवल और रिबर्थ ऑफ ग्रीक और क्लासिकल लिटरेचर इन इंग्लैंड, है ना। कि जो रिवाइवल हुआ क्लासिक्स का, क्लासिक का मतलब वही हुआ ग्रीक जो लिटरेचर थे उनका, जो फिर से पुनर्जागरण काल शुरू हुआ इंग्लैंड में, वो तो आप रेनशा जानते होंगे। लेकिन एक टर्म भी है रेनशा, ये सवाल जी कई बार कई जगह बन चुका है, इसलिए आप लोगों को ये सब जी पढ़ाए जा रहे हैं। तो रेनशा को किसने क्वाइन किया इन 1855 में? कॉम्पटन रिकेट ने, कि राइमर ने, कि शेक्सपियर ने, कि जूलियस मिचलेट ने? तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन डी इज राइट। ओके, दिमाग में अपने बसा के रखिएगा आप लोग ऐसे प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, फटाफट हम लोग करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके जी अपडेट हो सकें और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े और आपका ज्ञान भंडार भी जी बढ़ता रहे। ठीक है ना। ओके, द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। क्लियर, मतलब जब किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो कैसे ऑरिजिन, कैसे वो अस्तित्व में आया, है ना। तो जब शब्द उत्पत्ति हम विज्ञान पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शब्द उत्पत्ति, कि शब्द कैसे उत्पत्ति हुए जी, उत्पत्ति विज्ञान ऐसे समझ लो, हिंदी अंग्रेजी किसी तरह समझ के रखिए। शब्द उत्पत्ति विज्ञान इसमें क्या है जी, कि शब्द कैसे आए वो, तो वो होता है जी एटिमोलॉजी। इसी से एक शब्द बना है, जो मूल शब्द होता है जी वो इटिमन होता है, याद रखिएगा इस शब्द को। ठीक है। ओके, लिंग्विस्टिक्स ये भाषा विज्ञान है। देखिए अब यहाँ पे हम आपको बताते चले जा रहे हैं साइंटिफिक स्टडीज ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक्स क्या है जी, ये साउंड का है। ये वाणी विज्ञान है, आप समझे रहिए, थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहे हैं ताकि आपका एक बार रिपीट होता चला जाए। प्रोसोडी अभी आपको बताया गया, वशीफिकेशन है, छंद रचना, ठीक है। वशीफिकेशन है, ये छंद रचना है जी, छंद शास्त्र होता है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। इज एन इनफॉर्मल टॉक, जो एक इनफॉर्मल टॉक होती है वो क्या होती है जी, इनफॉर्मल टॉक। एन इनफॉर्मल टॉक और एन आर्टिकल, ये क्या होती है बताइए? कॉजरी, क्लासिक्स, कॉलेज, बर्लेस्क। तो डेफिनेटली आपका ये ऑप्शन सही है, इसको याद रखिएगा इनफॉर्मल टॉक से। क्लासिक्स आप जानते ही होंगे जी, जो ग्रीक आर्ट हैं या लिटरेचर हैं, ठीक है ना, ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर। कॉलेज, बर्लेस्क तो आप जानते ही होंगे जी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखिए। सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि उनको पहले पढ़ाया जा चुका है। यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं जी बर्लेस्क हमने डिस्कस नहीं किया, तो बर्लेस्क आपको जी पढ़ाया गया है ना, डिटेल्स में भी पढ़ाया गया है और क्वेश्चन बन चुके हैं 2-2 3-3 बार। अब वो पता नहीं कब बने हैं, पार्ट 8, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, लेकिन वो बने हैं। आप वहाँ से एक एक करके जी देखिए। फिर मैंने कहा कि ही हैज़ फॉलन अस्लीप,
क्लियर, सिलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, वो सो चुका है, ही हैज फॉलन asleep। अब इसमें बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है कि टैटोलॉजी है कि आर्नी है, यूफेमिज्म है। ओके, जब इन ऑफेंसिव वे से किसी ऑफेंसिव चीज को कहा जाता है, यानी अप्रिय बात को कम अप्रिय तरीके से कहा जाए जी, वही यूफेमिज्म होती है। जैसे कहा गया वो मर गया, ऐसे नहीं कहा जाता मर गया, कहते हैं हम लोग भाई वो गुजर गए, वो नहीं रहे ना, तो ये यूफेमिज्म होता है कि वो नहीं रहे। ठीक, ओके। या कोई महिला जो होती है, ऐसा नहीं कहा जाता कि नहीं वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट को हम लोग इन फैमिली वे कह देते हैं। ठीक है, ओके, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। किसी के पास आप ऐसे नहीं जाके कह देते कि भैया घूस लो, घूस ले लो, ये काम कर दो, तो घूस नहीं कहा जाता। उस घूस को, ब्राइब को, सौंप को, जो हस मनी होती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भैया कुछ खर्चा पानी ले लो। तो जो खर्चा पानी कहा जा रहा है इसलिए ताकि वो अप्रिय चीज है उसको कम अप्रिय तरीके से कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यूफेमिज्म। ओके, तो डेफिनेटली ही हैज फॉलन asleep, तो आपका एग्जाम्पल डी जी सही है। ओके, ऑप्शन डी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। द हाइएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट। ओके, मतलब हाइएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, कला को छिपाना ही सबसे बड़ी कला है, कला को छिपाना ही सबसे बड़ी कला है। अब ये क्या है बताइए, आर्नी होती है क्या, आर्नी नहीं होती जी। आर्नी क्या होती है कि जो बात कही जा रही है लेकिन ठीक उसका विपरीत अर्थ हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? ओके, एपीग्राम, एपीग्राम यही होता है जी। अ ब्रीफ सेइंग होती है ये, अ ब्रीफ सेइंग, एक छोटी कहावत होती है विद विटी एंड, और जिसका जी एक बड़ा चातुर्य अंत होता है ना। ओके, विटी एंड। ओके, तो कहते हैं प्लियोनेज्म, प्लियोनेज्म तभी बता दिया गया, अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। ओके, हाइपरबोली क्या है जी, अतिशयोक्ति, जिसमें एग्जैजरेट किया जाता है, एग्जैजरेशन किया जाता है। जैसे मैंने कहा रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा देंगे, शबनम की तरह हमको रोना नहीं आता, तो जब रोने पे आ जाएंगे तो दरिया बहा देंगे। कोई रो के क्या इतना रोएगा कि दरिया नदी बह जाएगी? ये एग्जैजरेट किया जा रहा है, एग्जैजरेशन है, अतिशयोक्ति। ठीक है ना। अब इसको आप हाइप शब्द से याद रखो। हाइप माने बहुत ज्यादा किसी चीज को बता देना, जैसे लोग कहते हैं हाइपर हो जाना, और जब कोई प्राइस वगैरह होती है उनको हाइप कर दिया जाता है, हाइप अप करके बताया जाता है। ठीक है ना। ओके, तो ये समझ गए। तो इसमें डेफिनेटली क्या है, एपिग्राम। अब ब्रीफ सेइंग होती है और विद वेटी एंड। ओके, कहा जा रहा है कला को छिपाना ही सबसे बड़ी कला है, मूर्ख को समझाना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो एक कहावत भी है और प्लस इसमें क्या है, एक विटी एंड भी होता है, एक चतुराई पूर्ण कोई बात भी इसमें जी बताई जाती है। ठीक है ना, कि मूर्ख को समझाना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आप समझ गए होंगे एपिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए आप लोग। देखिए इस तरह के जी प्रश्न बिल्कुल बनने की परंपरा शुरू हो चुकी है, इस पे ध्यान दो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब 2021 और 2016 के जी पेपर को अच्छे से जी एक बार विश्लेषण कर लीजिए। ठीक है, आपको खुद भी ये चीज फालतू की नहीं लगेंगी जी तब आपको। ओके, कहते हैं सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट कहा गया है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जी इनकरेक्ट है। ध्यान से पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं आपको बता रहा हूं। इट इज एड्रेस्ड टू समवन, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो किसी को जी संबोधित होता है। ये बात एकदम जी 100% की बात सही है, 100% ये बात सही है। इट इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोइट्री, यह एक प्रकार की जी नैरेटिव पोइट्री होती है, इसमें एक प्रकार की कहानी चल रही होती है। ये भी बात जी एकदम क्या है, ये भी बात जी एकदम सही है, 100% ये भी बात सही है जी। और कहते हैं एन इमेजिन्ड स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट स्पीकर, जो एक इमेजिन्ड कैरेक्टर होता है वो साइलेंट स्पीकर को जी एड्रेस करता है। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक आपने पढ़ा होगा, देखा होगा आपने। ओके, कि एक इमेजिन्ड करेक्ट स्पीकर होता है और एक साइलेंट स्पीकर को जी संबोधित करता है। ओके, ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखो जिन भी प्रतियोगी साथियों की बातें न समझ में आ रही हो
उनको फिर डिटेल्स में पढ़ने की, उनको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जी ज़रूरत है। ठीक है, तो डेफिनेटली उनको कॉन्सेप्ट, अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पढ़ रखा है तो इस समय समझाने से उनको जी हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए आपको मैंने ये सब जी वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। फिर कहते हैं ये होता है, और एक बात आप जानिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो पोएट होता है वो स्पीकर नहीं होता है कि पोएट ही बोलता है। पोएट बोलता है लेकिन वो किसके थ्रू बोलता है, एक इमेजिन्ड कैरेक्टर होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, बात कई बार पूछी गई है। कहते हैं द मोनोलॉग इज नॉट डिलीवर्ड, ओके, बाई अ मोनोलॉग इज नॉट डिलीवर्ड बाई अ सिंगल स्पीकर। जो मोनोलॉग होती है, लॉग का मतलब बात, मोनो का मतलब एकल, जब भी मोनो आएगा तो मोनो शब्द को ही आप ध्यान में बैठा के रखिए जी। मोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है एक। हिंदी में इसी को जी एकल भी कहते हैं और आप इसको सिंगल भी कह सकते हैं। और लॉग का मतलब बातचीत होती है। इसे समझे रहो, हर एक बात पे जब ध्यान जाएगा तो आप क्वेश्चन के सही जवाब तक जी पहुंच बना सकते हैं। मोनोलॉग इज नॉट डिलीवर्ड, मोनोलॉग नहीं डिलीवर किया जाता है, यानी मोनोलॉग नहीं बोला जाता है और बाई अ सिंगल स्पीकर। ये बात गलत है जी, नॉट को हटाइए, हो गया, आप सही हो जाएगा। द मोनोलॉग इज डिलीवर्ड बाई अ सिंगल स्पीकर, ये बात सही है, यानी मोनोलॉग सिंगल स्पीकर द्वारा ही बोला जाता है। और इसमें लिखा है नहीं बोला जाता है। देखिए कितना सरफेस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यही बात इसमें इनकरेक्ट है, बाकी ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में तीनों बातें जी सही कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, ध्यान से आप लोग पढ़िए इसको। हीरोइक कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट इज अ राइम्ड कॉपलेट। देखिए यहीं से एक सवाल आपका बन सकता है, पूछ लेंगे कि हीरोइक कॉपलेट इज राइम्ड कॉपलेट, अनराइम्ड कॉपलेट, है ना, पूछा जा सकता है। हीरोइक कॉपलेट क्या होता है, राइम्ड कॉपलेट होता है। फिर कह रहे हैं किसमें, ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर में होता है। ओके, इट वाज क्वाइंड, इसको क्वाइन किया गया, यहां भी एक सवाल बन सकता है। देखिए सवाल के अंदर भी सवाल को आप लोग समझिए, प्रश्न के अंदर भी प्रश्न आप समझ सकते हैं। यही प्रश्न बन सकता है कि हीरोइक कॉपलेट को किसने क्वाइन किया। तो हीरोइक कॉपलेट राइम्ड होता है, कनराइम्ड होता है, हीरोइक कॉपलेट में आइम्बिक पेंटामीटर होता है कि नहीं होता है, हर जगह से सवाल बन सकते हैं। आप केवल ध्यान रखिए, इट वॉज क्वाइंड बाई जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर ने हीरोइक कॉपलेट को क्वाइन किया इन हिज वर्क, अपने वर्क में। पहले तो जी इतना ही पूछा जाता था, बिल्कुल सिंपल से, लेकिन अब प्रश्नों के लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं। आप भी अपने पढ़ने के और अपने सीखने के स्टैंडर्ड को जी बढ़ाइए, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको। कहते हैं अपने किस वर्क में किया है, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, द हाउस ऑफ फेम, ओके, द कैंटरबरी टेल्स की एंड ए एंड सी बोथ। तो इसका डेफिनेटली आंसर जी क्या सही है, डी। ओके, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन और द कैंटरबरी टेल्स में जॉफ्री चौसर ने हीरोइक कॉपलेट को जी क्वाइन किया है। अब इसको हीरोइक क्यों कहते हैं, बेसब बात जी यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं, इसके लिए अलग से मैंने आपको पढ़ाया, आप वहाँ पढ़िए, नहीं तो आगे भी आपके लिए वीडियोस लाई जाएंगी इन पे। आगे क्वेश्चन नंबर 10, ओ सॉरी 11, देखिए, इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट इवोक, जो जागृत कर देती है अ पिक्चर ऑफ ए आर आइडिया इन द माइंड ऑफ द रीडर। ओके, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जो व्यक्ति के माइंड में कोई विचार या कोई आइडिया डेवलप कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये बात आपको बताना है, बताइए कौन सा है। अलूजन नहीं जी, अलूजन तो क्या होता है, पासिंग रिफरेंस होता है। क्या होता है, पासिंग रिफरेंस होता है। ओके, थोड़ा नया हूँ, इस पे लिखने का अभ्यास मुझे नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है जी, सारी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए, मैं भी धीरे धीरे इस पे सधूंगा। बाकी इनेंडो ऑनलाइन जी मेरे लिए नई चीज़ है, ऑफलाइन तो मेरा ये बहुत पुराना पेशा है। समझ रहे होंगे आप लोग, जो विद्यार्थी पढ़े हैं वो तो जानते ही होंगे।
कहते हैं इमेजरी। अब बताइए इसमें क्या है जी, इमेजरी है। ओके, जैसे इमेजरी बना दिया जाता है तो क्या करती है, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जो इवोक करती है पिक्चर इन आइडिया। जैसे कोई बात कही जाती है तो शब्दों के जरिए ही पाठक को और श्रोता को जी बोध करा दिया जाता है कि उसमें कहा क्या जा रहा है ना। जैसे आप लोगों ने एक बार सुना होगा, क्लियर लव एली डैमेज सेंस मर्सी में कहता है कि तुम्हारी चेहरे पे मैं कुमुदनी का फूल देखता हूँ, ठीक है ना। अब आप कह सकते हो नहीं जी कुमुदनी का फूल यहाँ पे मेटाफर हो जाता है, लेकिन ये भी एक कला है जी, इमेजरी पैदा कर दी जाती है, उसको पता चल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आप अगले में ध्यान दीजिएगा, एलूजन तो होता है। कैरल क्या है जी, ये क्रिसमस सॉन्ग है। ये 25 जो है दिसंबर को जी चर्च में गाया जाता है। अ सॉन्ग दैट इज सung टू सेलिब्रेट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, समझते होंगे ये सब, आपको कराए जा चुके हैं। तो ऑप्शन कौन सा आपका जी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब इमेजरी का एग्जाम्पल ही है आपके सामने। देखिए, हर परफ्यूम स्मेल्ड लाइक अ गार्डन ऑफ फ्रेश रोज इन ब्लूम। ओके, सिलेक्ट करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। कह रहा है कि उसका परफ्यूम बागीचे में खिले हुए फूल की तरह सुगंध दिया, या महका कह सकते हो, महकाना। ओके, कि उसकी जो परफ्यूम है बागीचे में खिले हुए फूल की तरह जी खुशबू दिया, या महका, या सुगंध दिया। तो इसमें आपको पता चल जा रहा है कि उसका जो परफ्यूम है वो किस तरह से सुगंध दिया, ठीक है ना। तो एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। जब इमेज बनाने की कोशिश की जाती है तो डेफिनेटली इमेज कहाँ बनती है, आपके दिमाग में। जब इमेज बनाने की कोशिश की जाती है किसी चीज की, तो दैट वो आर्ट, वो कला जी क्या कहलाती है, इमेजरी कहलाती है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। फ्री वर्स इज कॉल्ड वर्स लाइबल। देखिए पढ़े होंगे आपने फ्री वर्स, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, नो राइम। ये बात बिठा लो कि फ्री का मतलब एकदम फ्री, नो राइम और नो मीटर। तो कहते हैं फ्री वर्स इज कॉल्ड वर्स लाइबल और इट वाज क्वाइंड। देखिए फ्री वर्स को क्वाइन किसने किया, फ्री वर्स को क्वाइन किसने किया जी, आपको बताना है। वाल्ट विटमैन ने, जॉफरी चॉसन ने, जॉन ड्राइडन ने, टी.एस. इलियट ने। तो डेफिनेटली इसको किसने क्वाइन किया जी, फ्री वर्स को वाल्ट विटमैन ने क्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आप लोग अगर जिन भी प्रतियोगी साथियों ने इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को ना पढ़े हों और पढ़ें इसको, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने एप्लीकेशन पे बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाला हूं जी, ठीक है ना, जिसमें मेरे ऑफलाइन भी स्टूडेंट इंक्लूड होंगे और जो ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। चलो, कहते हैं कि विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ लिरिक। बताइए इसमें लिरिक का एलिमेंट क्या नहीं है। लिरिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जी, ओके, ऑफलाइन भी पढ़ाया और मैं ऑनलाइन में भी इसको पढ़ाया है आप लोगों को। विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ लिरिक, कि लिरिक का एलिमेंट क्या नहीं है। कह रहे हैं इट इज अ पर्सनल पोयम विच एक्सप्रेसेस पोएट्स ओन फीलिंग एंड लॉन्गिंग्स। ओके, पहली बात तो आप जानो कि लिरिक जो होती है वो पर्सनल पोयम होती है। पर्सनल क्या होती है, पर्सनल क्यों होती जी, क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग को, पर्सनल इमोशन को व्यक्त करती है लिरिक, ठीक है ना। जैसे तुम किसी के प्यार में पड़ गए तो गाने लगे, बोलो कि अब मेरा दिल नहीं लगता, मुझे दिन रात याद आती है, बोलो मेरे चेहरे में उसका चेहरा दिखता है, उसके चेहरे मेरा चेहरा दिखता है, मैं रात को जग जाता हूँ, दिन में बेचैन रहता हूँ, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है, बिना उसके जिंदगी अधूरी लग रही है। अब आप ये जब गा रहे हैं जी तो इसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं, और यही चीज जी क्या है, ये लिरिक है। वही बात यहाँ कही जा रही है, इट इज अ पर्सनल पोयम विच एक्सप्रेसेस पोएट्स ओन फीलिंग एंड लॉन्गिंग्स। देखिए जी 2016 और 2021, आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार आप 2016 और 2021 की बात कर रहे हैं जी, वहीं से पेपर का पैटर्न जी चेंज हुआ था। बाकी आप उसके पहले का पेपर उठा के एक बार देख लो, बिल्कुल जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में कहने हलवा क्वेश्चन होते थे, क्या नहीं ब्लाइंडनेस कब आई, ये किसका रचना हुआ, तो किंग लियर किसने लिखा है, तो ये सब पूछे जाते थे।
अब जी देखिए, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हो गया तब से लोगों की तैयारी भी बहुत अपग्रेड हो गई, तो अब प्रश्नों का लेवल भी जी अपग्रेड हो गया है। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, 2016 के पहले के पेपर में आप दिखा दीजिए कि नहीं ट्रांसफर्ड एपिथेट और इस तरह के जी क्वेश्चन पूछेंगे। उसके पहले बहुत कम लोग जानते थे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, बस केवल वही सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, यही हाइपरबोली, यही सब फिगर ऑफ स्पीच चलती थी। लिटरेरी टर्म्स के सरफेस से क्वेश्चन आते थे, लेकिन क्वेश्चन के लेवल जी अपग्रेड हो रहे हैं। आप भी समय के साथ अपग्रेड हुई है, ठीक है ना। आप किसी के कहने से बिल्कुल मत पढ़िए, आपको खुद ही हर चीज का विश्लेषण करना चाहिए। ओके, और एक बात मैं आपको और बताते चलता हूं कि कहने वाले से सुनने वाला व्यक्ति हमेशा ज्यादा चतुर होना चाहिए। चतुर आप समझ रहे होंगे, क्लेवर, विटी होना चाहिए, तभी वो बात को जी समझ पाता है। नहीं तो सुनाने वाले लोग उसको बरगला देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। ओरिजिनली लिरिक वाज अ कंपोजिशन और टू बी संग विद अ लायर और हार्प। और लिरिक को किससे गाया जाता था जी? लार्प या हार्प नाम, लायर और हार्प नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जो बजाया जाता था जी। तो ये भी बात क्या है? सही है, ये भी बात जी सही है। ओके, और ये भी बात आपकी जी करेक्ट है, किसके सेंस में? लिरिक के। तीसरी बात कहते हैं इट इज अ शॉर्ट पोएम विद पर्सनल नोट। ओके, इसमें पर्सनल नोट होती है। पर्सनल नोट आप समझ गए, हम सब्जेक्टिविटी होती है, ये भी पॉइंट याद रखिए, एक एक शब्दों को ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिविटी, आत्मीयता। आत्मीयता जानते हो कि अपनी ही बात कही जा रही है। और शार्ट भी होगी, आप किसी के प्यार में पड़ गए हो, बता रहे हो कि जब से मुझे प्रेम हुआ है मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता, मुझे भूख नहीं लगता, मुझे प्यास नहीं लगता, उसका चेहरा दिन रात मुझे दिखता है, मेरे ख्वाबों में है, मेरे ख्यालों में है, उसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। तो भाई कितनी देर बताओगे? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बताओगे कि सुबह से लेकर इस संडे से लेकर उस संडे तक बताते रहोगे? इतनी मोटी गाथा हो जाएगी वो, है ना? नहीं, वो शार्ट होगी, है ना। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट में बता दोगे जो तुम्हें पीड़ा तकलीफ है। ओके, तो ऑप्शन सी ये भी जी करेक्ट है, शार्ट भी पोएम होती है और पर्सनल नोट भी होती, सब्जेक्टिविटी। ये थोड़े है कि है कि नहीं है, प्रेम तुम्हारे मौसा को हुआ है बता तुम रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता, इसमें पर्सनल नोट होती है, सब्जेक्टिविटी। ओके, फिर क्या कहते हैं ऑप्शन डी में आइए, सब्जेक्टिविटी एंड ब्रेविटी आर नॉट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए, कह रहे हैं सब्जेक्टिविटी यानी आत्मीयता, ठीक है ना। सब्जेक्टिविटी और ब्रेविटी ये होती है संक्षिप्तता। देखो, शब्दों को थोड़ा क्लिष्ट लाने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें जो कम पढ़े बच्चे हैं वो इधर उधर हो जाएं जी। आत्मीयता कहते हैं, वही बात तो बताया कि सब्जेक्टिविटी होगी तभी तो पर्सनल होगा। तो सब्जेक्टिविटी एंड ब्रेविटी आर नॉट इट्स एलिमेंट। नहीं जी, नॉट को हटाइए, यही हटा दीजिए। सब्जेक्टिविटी और ब्रेविटी जो होती है उसके तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। यही एलिमेंट नहीं है, बाकी तीनों बात जी सही है, ABC सही है, डी वाला नहीं सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। देखिए, जहां डिस्कस करना होता है वहां पे मैं डिस्कस कर देता हूं एक एक बिंदुओं पे, और जिन भी विद्यार्थियों को, जिन भी प्रतियोगी साथियों को जी लग रहा हो कि नहीं ये प्रैक्टिस सेशन जी उनके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी है, और जो और भी वीडियोस और भी क्लास दी जाए और उन तक जी पहुंचे इन्फॉर्मेशन, तो निश्चित रूप से उन्हें इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। इसे का मतलब चैनल को जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं। मैं भी सच जाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को कि हाँ भाई ये काम आपको करना है, नए हैं अभी उतने। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड, बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? देखिए, अ फुल पर्स ये किसको बता रही है? इसका मतलब हो गया रिच पर्सन, है ना। ओके, और नेवर लैक्स फ्रेंड मतलब धनी व्यक्तियों के पास मित्रों की कमी कभी नहीं होती है। जो धनी आदमी हैं उनके पास बहुत मित्र होते हैं, उनके पास मित्रों की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन धनी आदमी को किससे जी व्यक्त किया जा रहा है? फुल पर्स से। ओके, तो बताइए इसमें क्या है? ए मेटोनमी है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल आराम से। मेटोनमी क्या होती है? मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटोनमी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है
इन विच अ वर्ड इज रिप्लेस्ड, एक शब्द को ला दिया जाता है और वो शब्द क्या होता है, द वर्ड इज एसोसिएटेड विद द पर्सन और विद द थिंग्स। ठीक है ना, मेटोनमी में किसी व्यक्ति से नजदीक रूप से जुड़े हुए वस्तु या उससे उसके जरिए जी उसको व्यक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि द क्राउन कह दिया, तो क्राउन का मतलब यहाँ क्या हो गया जी, राजा, राजा जो है ताज लगाते हैं, समझ में आया ना, द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। ओके, समझ जा रहे होंगे मेटोनमी। बाकी एंटीथेसिस भी आपको बताए जा चुके हैं, मेटाफर भी, इमेजरी भी आपको अभी अभी बताया गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अ सॉन्ग संग स्पेशली एट अ फ्यूनरल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो, इलोज क्या होता है, ये एक भाषण होता है जी, स्पीच होता है, ठीक है ना, और एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल, जो फ्यूनरल के समय जो एक भाषण दिया जाता है जिसमें मरे हुए व्यक्ति की जी प्रशंसा की जाती है, तो वो क्या होता है, इलोज होता है। आपने देखा होगा जब जूलियस सीजर को दफन किया जा रहा था, ठीक है ना, उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर एंटनी ने स्पीच दिया था, वो स्पीच जी इलोज ही थी। ठीक है ना, समझे रहो। अब इलजी क्या होती है जी, मरे हुए व्यक्ति के लिए लिखी जाती है, शोक गीत होता है, पढ़े होंगे, अ मॉर्निंग सॉन्ग, अ मॉर्निंग सॉन्ग। ओके, और डर्ज, डर्ज क्या होता है जी, डर्ज ही वही चीज है कि अ सॉन्ग सॉन्ग स्पेशली एट फ्यूनरल, और जो अंतिम संस्कार के मौके पर जो गीत गाया जाता है, जो कविता होती है, उसे जी डज कहते हैं। डज और इलजी में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझ के रखिएगा आप। ओके, मोनोडी भी होता है जी शोक गीत, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए आप लोग, बताइए। अब देखिए, ये भी थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए नोड, देखो इसके जरिए मुझे आपको ओड को, बैलेट को, इलजी को, सबको अच्छे से समझाना मेरा मोटिव है कि आपको समझ में भी आ जाए। और विगत परीक्षाओं में इस तरह के जी प्रश्न भी लगातार बनते जा रहे हैं। तो विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन ओड, ओड के एलिमेंट क्या नहीं है, इट इज अ लिरिकल पोयम, ये बात जी 100% सही है। ओके, ओड भी जो होता है वो लिरिकल होता है, मतलब कि वो पर्सनल इमोशन को ही व्यक्त करता है। ठीक है ना, ओके, और इट एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ होल नेशन और ट्राइब, ये बात जी देखिए सही है आपकी। ओके, कि ये होल नेशन और ट्राइब जो गा रहे होते हैं पूरे, उनकी जी फीलिंग को ये व्यक्त करती है। इट इज रिटन टू सेलिब्रेट और प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, इट इज रिटन, ये लिखा जाता है, टू सेलिब्रेट, प्रेज किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए, एंड ग्लोरीफाई समवन किसी की महिमा गान करने के लिए, किसी के प्रशंसा में जी लिखा जाता है। ओके, फिर कह रहे हैं स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड इपोड, जो इपोड ये जी किसके एलिमेंट होते हैं, पिंडारी कोड के, याद रखिए सब बात मैं बताते जा रहा हूं, पिंडारी कोड के, ये पिंडारी कोड के एलिमेंट होते हैं, और आर नॉट थ्री मूवमेंट्स ऑफ पिंडारी कोड्स, और ये पिंडारी कोड के जी भाग नहीं होते हैं, तो ये पिंडारी कोड के ही जी जो मूवमेंट होते हैं, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड इपोड। तो कह रहे नहीं होते, जबकि सही बात है कि होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है, मेटाफर है इसमें, कि सिमली है, कि ऑक्सीमोरन है, कि अनमटपोइया है, बताइए आप लोग। तो कर्फ्यू तो डेफिनेटली ये क्या है जी, ऑनोमेटोपोइया। साउंड सजेस्ट मीनिंग, ओके, जो साउंड होती, इतनी इतनी बात, थोड़ी थोड़ी बात याद रखिए जी, साउंड सजेस्ट मीनिंग, एक साउंड जो होती है वो मीनिंग को सजेस्ट करती है। जैसे आप जानते होंगे, जैसे मैंने कहा, मेरी बात पे ध्यान देने, एक आवाज आती है, जैसे मैंने कहा वो धड़ाम से गिरा, तो धड़ाम की जो आवाज आ रही है ना, यही एक आवाज जो होती मीनिंग को सजेस्ट कर रही है। ओके, फिर मैंने कहा को फट 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 बोल रहा था,
तो फटफट फटफट बोल रहा था कोई चीज़, तो मशीन के चलने की आवाज़ आ गई, ठीक है ना। और जैसे हाथी के चिल्लाने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, जो ये आवाज़ जो होती है पर्टिकुलर दिए जाते हैं, कोई एनोमोटोपोइया होते हैं। तो यहाँ पे जो नेल शब्द है ये क्या होता है जी, साउंड ऑफ बेल, ये घंटियों की बजने की जो आवाज होती है। और खासकर जब किसी व्यक्ति के मरे हुए, जब व्यक्ति के मृत शरीर को जी चर्च में रखा जाता है तो घंटियां, वहां पे एक परंपरा होती है, कस्टम है, तो चर्च की जी घंटियां बजाई जाती हैं। तो उस समय जो घंटी बजती है तो नेल होती है, उसको कहा जाता है, नेल कहा जाता है जी, घंटियों की बजने की आवाज। तो जिसको ये अर्थ जी मालूम होगा वही व्यक्ति ये समझ पाएगा कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो नेल माने क्या होता है जी, घंटियों की बजने की आवाज होती है। तो ये जी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, इज अ डायरेक्ट वर्बल अटैक। बताइए वर्बल अटैक क्या होता है, डायरेक्ट वर्बल अटैक क्या होता है। वर्बल अटैक, इसको ये भी शब्द दोनों जान के रखो जी, ये सब हम बता चुके हैं लेकिन फिर से बताने की कोशिश करते हैं इनमें, और ये भी शब्द आपको पता होने चाहिए जी। ये दोनों शब्द याद रखिए, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बन चुके हैं, टीजीटी पीजीटी में। इज अ डायरेक्ट वर्बल अटैक, क्या डायरेक्ट वर्बल अटैक होता है, सटायर भी नहीं होता, सटायर में सरकाज़म में अंतर आप क्लियर कर लीजिए जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उसको एक्सप्लेन करना, लेकिन बता रहे हैं सरकाज़म क्या होता है, डायरेक्ट वर्बल अटैक होता है, ठीक है ना। और सटायर क्या होता है जी, सटायर भी उस पर इस तरह से अटैक नहीं करता, उसका जी उपहास करता है, उस पर व्यंग करता है। और रोमांस तो आप समझ ही जा रहे होंगे जी, इनिशियल जो है वो जो नॉवेल आया है, नॉवेल के पहले जी रोमांस ही जो है वो अपग्रेड होके जी नॉवेल के फॉर्म में आया आपका। वो जानते होंगे कि जो होती हैं एक इमोशनल और जो फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, है ना, और जो बड़ी एक्साइटमेंट वाली होती हैं, उनको जी हम लोग क्या कहते हैं, रोमांस कहते हैं। इनेंडो क्या है जी, इनेंडो, इनेंडो का मतलब होता है छिपा हुआ व्यंग। ओके, छिपा व्यंग होता है, आप समझ ही रहे होंगे। इनेंडो अ हिडन सटायर, हिडन सटायर होता है इसमें, ये है। तो ऑप्शन डी इज सरकाज़म। क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं जी, आप लोग इसको फटाफट देखिए और समझिए, बताइए। सिलेक्ट इनकरेक्ट यूज ऑफ सिमली, इसमें बताइए किसमें सिमली का इनकरेक्ट यूज किया गया है, कि बताइए। सी लुक्स लाइक अ मून, वो चंद्रमा की तरह दिखती है। दे लिव लाइक लायन, वे लोग शेर की तरह जीते हैं, जीवन जीते हैं। और फ्रेंच सोल्जर लुक लाइक इंग्लिश सोल्जर, और फ्रेंच सोल्जर इंग्लिश सोल्जर की तरह दिखते हैं। और नन इज इनकरेक्ट, कोई नहीं इनकरेक्ट है, सारे करेक्ट हैं क्या, बताइए आप इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। डेफिनेटली इनकरेक्ट ये है, ठीक है ना। अब डेफिनेशन पे आप जरा जोर दीजिए जी, समझने की कोशिश करिए। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जी, जैसे मैं अपने भाई की तरह दिखता हूं, आई लुक लाइक माई फादर, आई लुक लाइक माई ब्रदर। यहाँ जी सिमली नहीं हो गया कि आप जैसे लाइक दिखा, बहुत लोगों को लाइक एज, यही तो मैंने कहा जी, अगर आप इसी तरह से पढ़ रहे हो कि लाइक एज, है ना, तुम देख के केवल सिमली पहचान रहे हो, तो इसका मतलब डेफिनेटली आप गड़बड़ कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए, मैं हकदार नहीं हूँ, अपने ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को भले ही कह सकता हूँ लेकिन ऑनलाइन में मैं नहीं कह सकता, है ना, क्योंकि मैं उसके लिए अथॉरिटी नहीं रखता जी, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटली अगर आप केवल इस तरह देख रहे हो कि नहीं लाइक हम देखें और एज देख लिए, हमने जुगाड़ से केवल विकल्प हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, तो ठीक है आप लड़ अच्छा सकते हो जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जीतती हुई बाजी जी आपके हाथ से चली जाती है, इसलिए कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत होती है, उसको अच्छे समझने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप लोगों के लिए जी MCQs के सेशन चलाए जा रहे हैं, और आप सभी विद्यार्थी लोग, सभी प्रतियोगी साथी हमारे चैनल को जी, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको प्रमोट करिए, और अपने सभी साथियों के साथ भी इसको जी शेयर कीजिए, ठीक है।
और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।